क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये सब सीक्वेंट यानी उसके जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट है। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 10 जाकर के आप देख सकते हो, वहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में सारा डिटेल बताया जा चुका है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग यहाँ 3 चीजों के बारे में पता करेंगे। उसमें से है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 3 चीज के बारे में, 3 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैंने कहा था जब लिगेंड्स CMA की तरफ बढ़ता है, मूव करता है, तो CMA के एक्सिस की तरफ से मूव करता है, तो एक्सिस की तरफ जो हमारा ऑर्बिटल है डी सबसेल का जो ऑर्बिटल है वो 2 है, D एक्सिस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी D Z स्क्वायर। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड Z एक्सिस की तरफ से अगर लिगेंड्स अगर अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो वहां पे इन 3 एक्सिस के यानी 2 ऑर्बिटल यानी D एक्सिस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर D Z स्क्वायर, 2 ऑर्बिटल और 3 एक्सिस को कवर करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, Z एक्सिस। इन तीनों के तरफ, तीनों एक्सिस के तरफ ऑर्बिटल का जो एनर्जी है काफी बढ़ जाता है, क्योंकि लिगेंड जब अपना उसके तरफ अप्रोच करेगा तो वो अपने फील्ड के वजह से यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी को काफी बढ़ा देता है। तो इस तरह से वो ज्यादा एनर्जी वाला 2 ऑर्बिटल यानी D एक्सिस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर D Z स्क्वायर वो एनर्जी लेवल में उसको ऊपर दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हमने कहा था कि उसको एनर्जी लेवल में ये अगर हमारे पास 5 है तो 2 इधर स्प्लिट कर जाता है और 3 का एनर्जी यहाँ पे डाउन हो जाता है। तो जो ऊपर की तरफ जाता है 2 ऑर्बिटल, जिसको हम लोगों ने कहा था हायर एनर्जी लेवल यानी EG बोलते हैं हम लोग, और 3 जो नीचे की तरफ आ जाता है उसको हम लोग T2G कहा था। और इन दोनों के बीच जो यहाँ एनर्जी का गैप है जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा नोट से डिनोट करते हैं। और ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला था कि अगर दोनों के एनर्जी में ये इंक्रीज और ये डिक्रीज करता है, तो अगर इन दोनों के एनर्जी का अगर सम टोटल की बात करेंगे तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, यानी इसी लाइन पे आ जाएगा। इसको हम लोगों ने बेरी सेंटर कहा था। ये सारी बातें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने दे रखा है, आप जाके लेक्चर नंबर 10 देख लो, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज CFAC का वैल्यू जो इवेल्युएट करेंगे उसके इवेल्यूएशन का एक फार्मूला यहाँ आपको दिया जा रहा है, और ये वैल्यू होता है 0.6 मल्टीप्लाइड EG इलेक्ट्रॉन और माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड 2T G इलेक्ट्रॉन। ये जो 2G इलेक्ट्रॉन है, T का मतलब ट्रिपलेट होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, और EG में कितना इलेक्ट्रॉन गया है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, और कैलकुलेशन के बाद ये CFAC आएगा। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है √n+2। यहाँ पे जो n होता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इस जगह पे CFAC के लिए अनपेयर्ड नहीं, यानी किसी भी ऑर्बिटल में चाहे यहाँ पे EG में हो या T2G में हो, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पेयर्ड है अनपेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का संख्या नंबर यहाँ पे आता है। और यहाँ पे n जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट में ये केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। उसके बाद आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ S+1, और यहाँ जो S का वैल्यू है वो S का वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर से आता है, इसको हाफ कहते हैं। और फॉर ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो यहाँ S का वैल्यू 1/2 होगा। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ S के जगह हम ट्वाइस ऑफ हाफ करेंगे। इस तरह से वो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना मल्टीपल ऑफ हाफ हो जाएगा। अब हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऑर्बिटल में यानी D सबसेल का जो ऑर्बिटल है उसमें 1 से लेकर के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में 1 हो, 2 हो और 3 हो, 3 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, यानी D सबसेल में इलेक्ट्रॉन का ये अगर पोजीशन है 8, 9, 10, यहाँ पे यहाँ से गायब क्या है तो 4 गायब है, 5 गायब है, 6 और 7 गायब है। अब यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर D सबसेल के ऑर्बिटल में हो, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारा आता है तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा T2G में और EG में वो बिल्कुल वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों लिगेंड्स के लिए सेम होता है। और D4, D5, D6, D7 कॉन्फ़िगरेशन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए वो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, यानी पहले 2Tg में जाकर के वो पहले पेयर होगा, उसके बाद जाकर के वो Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा। कारण यह है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये जो वैल्यू होता है ना, दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, यानी CFAC का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो पेयरिंग में भी हमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है। मान लो पहले से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सपोज दैट, अब इलेक्ट्रॉन अगर T2G में है और हमें पेयर करना, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर हमें रखना है इसमें, तो इसको फेस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिपल्सन होगा, या पेयरिंग एनर्जी में हमारा मेहनत करना होगा, खर्च करना होगा। अगर मान लो पेयरिंग एनर्जी में ज्यादा हमें अगर एनर्जी लगाना पड़ता है बजाय इन कंपैरिजन ऑफ दिस, अगर यहाँ दोनों एनर्जी की डिफरेंस अगर बहुत कम है, मान लिया पेयरिंग में हमें 5 किलो एनर्जी लग रहा है, और अगर ये एनर्जी डिफरेंस की अगर बात करेंगे, यहाँ अगर आता है इलेक्ट्रॉन इस जगह में, तो यहाँ पे 4 जूल एनर्जी से अगर आ जाता है, इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा नोट है, ये अगर पेयरिंग एनर्जी से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करके हम लोग वहां बैठाएंगे, क्योंकि वहां हमें कम एनर्जी लग रहा है और पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रहा है। और अगर ये गैप ज्यादा अगर गैप है तो ये मामला होगा कि यहाँ का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और डिफरेंस जो होता है उसमें CFAC का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और पेयरिंग में हमें कम मेहनत करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड्स किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो वीक लिगेंड्स के लिए मैंने बता रखा है, वीक लिगेंड के लिए ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू पेयरिंग से कम होता है, यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन यहां नहीं देकर के यहां देना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर बात करें बच्चों, तो ये डेल्टा नॉट जो है पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होने से क्या होगा कि हमको इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा इन कंपैरिजन ऑफ पेयरिंग में हमें कम खर्च होगा, तो यहाँ पे हमें पेयरिंग कर देना पड़ेगा। तीनों जब पेयरिंग हो जाएगा तब जाके हम उधर की तरफ जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। और वीक लिगेंड के लिए ऐसा नहीं है, पहले हम जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां फिल करेंगे। तो ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, पहले पेयर अप होता है। और इस तरह का कॉम्प्लेक्स जहां पे पेयरिंग पहले हो जाता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो उसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा उसको हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो अगला इसको देख रहे हैं हम लोग, यहाँ कुछ काम हम लोगों ने कर रखा है। जैसे यहाँ हमने कहा कि वीक लिगेंड के लिए D1, D2, D3 अप टू D10 हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भर के रखा है। जैसे हमने D1 कहा तो इसको मैं थोड़ा एक फिगर बता दूं। यहाँ हमारे पास मान लिया जाए कि जो 5 ऑर्बिटल है डी जेनरेट था, यानी लिगेंड के फील्ड के अंदर था, लेकिन जब लिगेंड कंप्लीट अप्रोच कर गया तो 2 जो हमारा ऑर्बिटल है डी सबशेल का वो चला गया हाई एनर्जी में, और 3 जो है हमारा वो आ गया लो एनर्जी में। इसको हमने कहा 2Tg और इसको हमने कहा Eg। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो डेल्टा नोट है, और इसको हम लोग 0.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग -0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे D1 यानी डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा तो डेफिनेटली वो लो एनर्जी में जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब अगर वहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, T2G में गया, Eg में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 चीज हमें कैलकुलेट करना है, CFAC, म्यू और यहाँ पे SM, और बाकी रहा उसका नेचर ऑफ द सब्सटेंस कैसा है। क्योंकि नेचर ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अनुसार 3 तरह से उसको डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो विशेष तौर से यहाँ आपको 2 तरह के मैग्नेटिक नेचर की बात होगी, एक होगा आपका डायमैग्नेटिक, दूसरा हो जाएगा आपको पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, T2G में। अगर हमें यहाँ CFAC निकालना हो, CFAC
Se निकालना हो तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाइड करेंगे Eg इलेक्ट्रॉन। Eg में हमारा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नहीं है तो 0 हो गया, माइनस 0.4 और मल्टीप्लाई करेंगे T2G इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो 0 हो गया, यानी वैल्यू हो गया माइनस 0.4, CFSE हो गया हमारा माइनस 0.4। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए बच्चों ये होता है √n+2। यहाँ n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, पेयरिंग नहीं है, तो n यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1+2 3 मल्टीप्लाइड 1 यानी 3√3, तो ये वैल्यू √3 आ गया। उसके बाद आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी Sm का वैल्यू होता है ट्वाइस +1 और S का वैल्यू हाफ होता है फॉर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्वाइस ऑफ हाफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है +1 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, ये 2 आ गया। इसी तरह से आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही बात होगा कि लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आएगा, तो 3 तक तो यह मामला आएगा। और कैलकुलेशन का मामला जो हमने बताया ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब देखना है हमें कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हमें सेट करना पड़ेगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर हम डालते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, T2G में या Eg में? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ कौन सा है लिगेंड, ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड का मतलब है कि ये जो हमारा डेल्टा नोट है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, यानी अगर हमें पेयरिंग करना है इस ऑर्बिटल्स को वुन्स रूल के हिसाब से तो हमें ज्यादा एनर्जी का खर्च करना होगा इन कंपैरिजन ऑफ दैट, यानी Eg में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो हमें कम एनर्जी खर्च होगा। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी को ज्यादा टेंड करता है, तो जहां पे उसका लोअर एनर्जी है उधर टेंड करेगा, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारा Eg में। हम लोग यहाँ पेयरिंग इसको नहीं करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन में वही मेथड आएगा, फॉर्मूला आएगा CFSE। तो ये हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड Eg इलेक्ट्रॉन। Eg में एक इलेक्ट्रॉन आ गया 1 और माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड Eg में यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 0.6 और माइनस 4 3 12 1.2। अब यहां से अगर माइनस करते हैं तो माइनस 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि CFSE का वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.6। अब म्यू निकालना है तो म्यू निकालेंगे तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा √n+2। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो हमारा 2Tg में एक यहाँ Eg में आ गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये 4 हो गया और 4 + 2 6 हो गया, 6 4 24, यानी यहाँ जो वैल्यू आ गया हमारा ये आ गया 24। अब हमें Sm निकालना है। अब Sm निकालना है तो Sm का फॉर्मूला हम लोग सेट करते हैं, ट्वाइस ऑफ S+1 होता है, तो Sm का वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ S+1, ट्वाइस ऑफ S हाफ हो गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 है, चारों ही अनपेयर्ड है यहाँ पे, तो 4 अनपेयर्ड है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5, यानी Sm का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह से अगर हम 5 रखते हैं 6 रखते हैं, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिमिलर वे में आपको करना है, तो ये टेबल आप खुद भर सकते हो। अब रहा नेचर के बाद, नेचर जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है d ऑर्बिटल में एक भी, तो वो आपको पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की बात हम करेंगे नहीं। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि वो नॉन मैग्नेटिक है वो, और नॉन मैग्नेटिक में होता है कि d ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल अगर पेयर्ड है यानी फुलफिल्ड है, तो उस समय ये जो
नेचर शो करेगा वो डायमैग्नेटिक का करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर फुलफिल्ड है, यानी यूं कहा जाए रूल्स के हिसाब से, अगर हमारा ऑर्बिटल अगर भरा हुआ है, एक अप स्पिन और एक दूसरा डाउन स्पिन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसका मैग्नेटिक फील्ड और क्लॉकवाइज के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट कैंसिल कर देता है, यानी मैग्नेटिज्म उसमें नहीं रहता है, इसलिए उसको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायमैग्नेटिक के लिए वैल्यू यहाँ पे जैसे हमने यहाँ देखा D10 में ये सारे ऑर्बिटल फुलफिल है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। यहाँ तक आने के बाद पता चला कि डायमैग्नेटिक है, और यहाँ तक आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड है, यहाँ भी दो है, यहाँ तीन है, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है, और ये जो है लास्ट वाला ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट का भी वैल्यू जो है यहाँ पे 0 आता है, तो ये बिल्कुल डायमैग्नेटिक है। अब आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, यानी जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है उसके लिए वैल्यू क्या क्या होगा। तो वेरी सिंपल, वही हम लोग करेंगे। डी सबसेल का ये 5 जो ऑर्बिटल्स है इक्वल फील्ड लिगेंड्स में होता है, लेकिन जब CMA की तरफ लिगेंड्स अगर अप्रोच करता है कंप्लीटली उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तब जाकर के ये दो जो है स्प्लिट होके ऊपर चला जाता है और 3 स्प्लिट होके डाउन आ जाता है। ये हो गया हमारा T2G और ये हो गया EG। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के वजह से जो डेल्टा नोट है इसका वैल्यू ग्रेटर देन होगा किसका, पेयरिंग एनर्जी का, यानी हमें अब पेयरिंग करने में कम एनर्जी लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर वहां शिफ्ट करते हैं हायर एनर्जी में, हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, और यहाँ ज्यादा एनर्जी वाला प्लेस है और पेयरिंग में हमें कम एनर्जी लग रहा है, तो यहाँ पहले हम पेयरिंग करेंगे इसको। तो इसके लिए हमारा क्या आता है, D4, D5, D6, D7। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए अलग है, और वीक लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए बाकी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। ये सिर्फ 4 ऑर्बिटल यानी 4, 5, 6, 7 ये अलग है। जैसे हमने कहा D4, तो D4 में 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी वो ऑक्युपाई कर लेगा लोअर एनर्जी लेवल को, यानी T2G को। अब चौथे इलेक्ट्रॉन को हमें पेयरिंग करना है। अगर यहाँ पेयरिंग करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी P लगता है, और एनर्जी अगर P ज्यादा होता तो हम इधर की तरफ भेज देते, क्योंकि इधर की तरफ ज्यादा है, इधर की तरफ हम जाएंगे तो इधर की तरफ जो एनर्जी है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो उधर ज्यादा एनर्जी है तो हम इलेक्ट्रॉन उधर नहीं भेज करके यहीं पे इसको पेयरिंग कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये 2T-G में ही पेयरिंग हो गया। इस तरह से 7 तक वो यहाँ 6 तक तो यहाँ पेयर हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट जब हो जाएगा लोअर एनर्जी यानी T2G जब ये कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के एनर्जी लेवल जो हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेस है नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो वो आप जाएगा EG में। अब इससे आगे आप जितना लोगे यानी T8, D8, D9, D10 उसके लिए भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और 1 से लेकर 3 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी अनपेयर्ड, तो ऑलरेडी ये जो जगह हमारा 3 जगह पहले इस 3 को बढ़ेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, पहले 3 जगह बढ़ेगा। तो चौथे के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, बस यहाँ से थोड़ा सा अलग है, और बाकी जो है वो सिमिलर है स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी। तो ये हुआ आपका क्रिस्टल फील्ड का जो थ्योरी है, उस थ्योरी से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको दे दिया गया। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर होता है, तो कोई ना कोई कंपाउंड, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं, एक तरह से क्रिस्टल सॉल्ट्स होते हैं, वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। वो कलरफुल क्यों होते हैं इसके बारे में आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखो, वहां पे ये सारी बातें मैं डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए आप दीजिए आज्ञा उस्मानी सर को, आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।